जी शहबाज शरीफ साहब प्लीज। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैंने आपकी इजाज़त से आज वफाकी हुकूमत की सरीहन गलत बयानी और पंजाब हुकूमत की गलत बयानी के ऊपर मैंने एक वजाहत पेश करनी है आपकी इजाज़त के साथ। वो ये है जनाब स्पीकर के सानिया साहिवाल के ऊपर कल पंजाब हुकूमत के वज़रा ने और वफाक ने भी ये कहा कि JIT की रिपोर्ट 72 घंटे में कल शाम जो गुजर गया वो सामने लाई जाएगी, वो सामने नहीं लाई गई। दूसरी बात ये कही गई कि इस अंदोनाक साने के नतीजे में बाज़ अफसरान को अलहदा कर दिया गया है और ये तारीख़ में पहली मर्तबा है बकौल PTI की हुकूमत के कि एक वादे को पूरा किया गया और अफसरान को 72 घंटे में अलहदा कर दिया गया। और फिर उन्होंने साने मॉडल टाउन की मिसाल दी। जनाब स्पीकर, मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि साने मॉडल टाउन जो एक बड़ा दिलखराश वाक़या था, इसमें कोई शक नहीं, उसी रात RPO लाहौर से लेकर तमाम मुतल्लिका अफसरान को फिल फॉर अलहदा कर दिया गया था। उसी रात JIT नहीं बनाई गई थी बल्कि हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन का उसी रात मैंने ऐलान किया था। और जनाब स्पीकर, सेलेक्टेड वज़ीर आज़म बैठे हैं, आज 3.5 महीने बाद तशरीफ लाए, इनको याद आ गई। मैं ये कहना चाहता हूं इन्हीं की जुबान में मैं वो अल्फाज दोहरा देता हूं कि इन्होंने कहा था कि मॉडल टाउन का वाक़या, इसके ऊपर शहबाज शरीफ को इस्तीफ़ा देना चाहिए और राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार होना चाहिए। जनाब स्पीकर, राना सनाउल्लाह ने और डॉक्टर तौकीर ने वॉलंटरीली 48 घंटे के अंदर खुद उन्होंने अपने इस्तीफ़े पेश कर दिए। पंजाब में आज जो निज़ाम है और पंजाब के जो वज़ीर आला हैं, he can't even respond to the natural call without Prime Minister's permission। उनकी इजाज़त के बगैर वो एक कागज़ नहीं हिला सकते। व्हाट्सएप पे हर चीज़ की इजाज़त लेते हैं। मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज इन्हीं की जो अपनी मंतक थी उसके ऊपर वज़ीर आज़म को पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए और उसके बाद बुज़दार को बाद में इस्तीफ़ा देना चाहिए। जनाब शहरयार शाहमूद कुरैशी साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, मोहतरम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने एक नुक्ता उठाया है। तय ये हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और परवेज़ खटक साहब और दीगर मोअज़्ज़ज़ मेंबरान अपोजिशन के साथ ये बात तय हुई थी कि बजट पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो अमेंडमेंट बिल पेश किया जा रहा है, फाइनेंस अमेंडमेंट बिल, उस पर इजहार फरमाएंगे और उसके बाद वज़ीर ख़ज़ाना अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। लेकिन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुनासिब समझा कि वह साहिवाल के जो एक दर्दनाक वाक़या है उस पर अपनी राय का इजहार करें। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा जनाब स्पीकर, बहुत मुअद्दबाना अंदाज में, कि ये एक ऐसा वाक़या है जिसने हर पाकिस्तानी
शहरी को मुतासिर किया है, इस पे कोई दो आरा नहीं है। अफसोसनाक वाकया है, दिल को दहला देने वाला वाकया है। अब सवाल यह है, हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने तो कभी नहीं चाहा था और ना कोई ऐसी हिदायत थी इस वाकये को, ये इस तरफ ये कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी, लेकिन हुकूमत ने न सिर्फ मजम्मत की, वजीर आजम ने पर्सनली हिदायत दी वजीर आला पंजाब को। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक, अगर नो क्रॉस टॉक प्लीज, हौसले से बात सुन ले तो मुनासिब होगा। नो क्रॉस टॉक मेरी प्लीज। गुजारिश ये है जनाब स्पीकर, 2 दिन से इस अफसोसनाक वाक़े पर इजलास में, ऐवान में बजा तौर पर बहस हो रही है। बजा तौर पर आज मुनासिब नहीं था उठाना, लेकिन आपने उठा दिया, तो मैं अर्ज करता चलूं। विदिन आवर्स द चीफ मिनिस्टर पंजाब, जो कि इलेक्टेड ऑफिस है उनके बारे में जो अल्फाज कहे गए, मैं समझता हूं वो मुनासिब नहीं है। इसलिए मुनासिब नहीं है कि अगर आज हम मुंतखब नुमाइंदगान की तस्दीक करेंगे तो आप डेमोक्रेटिक यस नो, आप नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो अपनी क्रॉस बारी टॉक पर प्लीज। बात कीजिएगा, आप जरूर बात कीजिए, आपको रोकना कोई नहीं है। देखिए इस तरह हमने- नहीं होता, इस तरह ना करें जी, इस तरह ना तो करें हौसले प्लीज। से सुन तो ले, नो क्रॉस टॉक प्लीज। सुन तो ले, आप सुन तो ले, आप जवाब दीजिएगा। ख्वाजा साहब नो आप सुन क्रॉस टॉक लीजिए। प्लीज। आप मैं देखिए इस तरह ना जी, करें, जी, जी। ख्वाजा साहब आप तो क्रॉस टॉक ना करें प्लीज। आप कोई जमहूरी रवायात की खिदमत नहीं करेंगे अगर आप ऐसा करेंगे। सुन, नो, पहली बात तो ये है, जी जी प्लीज। पहली बात तो ये है कि फिल फॉर आपने प्लीज, ये इस तरीका नहीं वाक़े है, की- ये जनाब इस तरह ना करे प्लीज। ये फिर जिस तरह और हमने एक डेकोरम बनाया इस वाक़े है, की- मैं सर एक मिनट ही, हमारी आज डिस्कशन भी हुई है, हमने एक चीज तय भी की थी, मुनासिब नहीं है क्योंकि आपने हाउस का वो करे। आप बात सुन ले प्लीज, आप बात सुन ले प्लीज, सुन ले आप बात सुन ले प्लीज। जी शाह साहब प्लीज। अर्ज ये है जनाब वाला, फौरी तौर पर प्लीज फौरी तौर पर इस वाक़े की मजम्मत की गई, फौरी तौर पर वजीर आला पंजाब को हिदायत की गई और वो मौके पर पहुंचे, मौके का मुआयना किया। वजीर आजम ने प्लीज जनाब स्पीकर, नो प्लीज। मेरी कायदे इस खिलाफ से गुजारिश है कि अगर आप इंटरवीन फरमाएं तो इसलिए फिर माहौल, फिर देखिए आपको हम एहतराम से सुनते हैं। अगर आप अपने बेंचेस को फौरी तौर पर न सिर्फ मजम्मत की गई, मौके पे पहुंचे, वजीर आजम ने कहा कि 72 घंटों के अंदर मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए। JIT तश्कील पाई गई, JIT ने अपना काम मुकम्मल किया और JIT ने पूरे हालात वाक़यात का जायजा लेने के बाद, एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि वो जो खलील फैमिली थी वो बेकसूर थी, इनोसेंट थी और उनको बिल्कुल हम समझते हैं कि कत्ल किया गया। अब जनाबे वाला, मैं उसकी भी वजाहत कर देता हूं राणा साहब, अब इसकी वजाहत कर देता हूं। उन्होंने बिल्कुल 30 दिन नहीं मांगे। उन्होंने जो वो 3 मासूम थे, वालिद, वालिदा और 13 साल बच्ची, उनका एग्जामिनेशन के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि दे हैड नथिंग टू डू विद एनी क्राइम, नो वर दे टेररिस्ट, दे वर इनोसेंट सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान और उनको नाहक मारा गया। अब जनाबे वाला,
माजी की तरह हुकूमतें चीजों को दबाने की कोशिश करती रहीं, इस हुकूमत ने दबाने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल दबाने की कोशिश नहीं। कोई पर्दापोशी नहीं की गई। किसी सरकारी अफसर को प्रोटेक्शन देने का न मकसद था, न है, न होगा। वजीर आजम ने कहा, वजीर आला ने कहा कि जो कसूरवार है उसको कटहरे में खड़ा किया जाएगा और करार वाक़ई सजा दी जाएगी। ये हमारा असूली मौक़िफ़ है, क्योंकि हम समझते हैं कि इंसाफ हर पाकिस्तानी शहरी का बुनियादी हक है और हर शहरी का हक जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना मुंतखब ऐवान का और नुमाइंदगान का फ़र्ज़ है, और इंशाअल्लाह हम करेंगे। जनाब वाला, हमने किसी कल्प्रिट को, किसी कसूरवार को प्रोटेक्ट करने का न इरादा था न है। बिल्कुल ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। जो हकायक हैं वो कौम के सामने रखे जाएंगे, ऐवान के सामने पेश किए जाएंगे, और जो कसूरवार है उसको सजा दी जाएगी। जनाब वाला, ये भी फैसला किया गया और वाज़ेह हिदायत थी कि शफाफ तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और जो मोहतरम राणा साहब फरमा रहे थे कि वक्त मांगा है, उन्होंने इन 3 मासूम हजरात के नतीजे पे पहुंचने के लिए वक्त नहीं मांगा। जीशान साहब जो हैं उसके बारे में उन्होंने कहा कि मजीद हमें तहकीक की जरूरत है, और वो हो रही है। सुन लीजिए, नो क्रॉस टॉक, लेकिन उसके बावजूद, नो क्रॉस टॉक प्लीज, आप बैठ जाएं प्लीज, आप प्लीज बैठ जाएं। उसके बावजूद जनाब वाला, तशरीफ रखें प्लीज, प्लीज तशरीफ रखें। यहां तक कहा गया, प्लीज, यहां तक कहा गया कि हम प्लीज कोई पर्दापोशी नहीं करना चाहते। हम हमारी जो मीडिया है उसको भी नो प्लीज नो ब्रीफ करने के लिए तैयार है और इन कैमरा ब्रीफिंग देने के लिए भी तैयार है, ताकि सारे हकायक उनके सामने आ सके। और सारे हकायक जब सामने आएंगे तो तब पता चलेगा कि कौन जिम्मेदार है और उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जनाब वाला, ये भी फैसला किया गया कि वाक़े की नौइयत ऐसी है कि फिलफौर इसका मुकदमा एक एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलाया जाएगा, और ताकि कम तर वक्त में इसका नतीजा निकले। एफआईआर दर्ज की गई नहीं, एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के नतीजे में, इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया, उनको मुअत्तल किया गया, उनको अपने ओहदों से हटाया गया। जनाब वाला, ये फर्क है। इस हुकूमत ने जो पुलिस ऑफिसर्स ने तजावुज किया उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, और कहा कि उनको हम बेनकाब करेंगे, कहा हम कटहरे में खड़ा करेंगे। हम कोई पर्दापोशी करने का इरादा नहीं रखते। जनाब वाला, मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि वो जो सीटीडी के सरबराह हैं, एफआईआर नंबर 33, ये सारा बताएं, सारी डिटेल इसमें लिखी है। ये सारी एफआईआर, आप प्लीज तशरीफ रखें प्लीज, ये इस तरह नहीं होगा। आप प्लीज तशरीफ रखें। नासिब, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। आप प्लीज तशरीफ रखें प्लीज, आप तशरीफ रखें प्लीज। जी सर, गुजारिश ये है, कंटिन्यू प्लीज। गुजारिश ये है, आप प्लीज नो क्रॉस टॉक। मैं आपको और इस ज़बान को मुतले करना चाहता हूं और एतमाद में लेना चाहता हूं। किसी कसूरवार को नहीं बख्शा जाएगा, बड़ी वाज़ेह बात है। नंबर 1। नंबर 2, कौन से और ऐवान से हकायक नहीं छुपाए जाएंगे, पर्दापोशी नहीं की जाएगी, और एक फेयर ट्रायल होगा, और फेयर ट्रायल में हकायक सामने आएंगे, ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने चीज रखी जाएगी, और वो जो मासूम मुतासरीन हैं उनकी निगहदाश्त के लिए हुकूमत और स्टेट अपनी जिम्मेदारी निभाएगी,
और उसका तरीकाकार ऐसा बनाया जाएगा कि उनकी कफालत की जाए और उनको प्रोटेक्ट किया जाए हर लिहाज से। तो जनाबे वाला हमारी गुजारिश ये है, मेरी गुजारिश ये है कि एक अफसोसनाक बड़ा दर्दनाक वाकया है। आपने उसको उठाया, बजा तौर पर उठाया, वो आपका इस्तेकाक है, लेकिन अब 2 दिन बहस होती रही, सामने चीजें आ गई और मजीद आ जाएंगी। अब मेरी गुजारिश ये है कि इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इशू ना बनाया जाए, बिल्कुल ना बनाया जाए। मेरी गुजारिश ये ना करे, किसी के जख्मों पर मरहम रखने के बजाय नमक पाशीदा की जाए। ये इंसानियत के और इंसानी तकाज़ों के खिलाफ है। और मेरी गुजारिश ये है कि अब जो आपने तय किया था उसके मुताबिक आप अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया जी। आइटम नंबर 5, मिस्टर असद उमर, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू इकोनॉमिक्स अफेयर। जी, जो तय हुआ था खुर्शीद शाह साहब, जो नहीं, नो, एक हमारी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, उसके मुताबिक। जी, असद उमर साहब प्लीज। असद उमर साहब प्लीज टू मूव आइटम नंबर 5। एक सेकंड यार। एक डिस्कशन हुआ, हमारी एक डिस्कशन हुई थी आपकी लीडर्स के साथ, उसके मुताबिक होनी चाहिए। असद उमर साहब प्लीज। अच्छा जी, Mr. Asad Umar, Minister for Finance, Revenue and Economic Affairs, to move item number 5, please. Honorable Speaker, I want to introduce a bill to give effect to taxation and other financial proposals of the federal government for the financial year beginning on the first day of July 2018, the Finance Supplementary Second Amendment Bill 2019. A bill to give effect to taxation and other financial proposal of the federal government for the financial year beginning on the first day of July 2018, the Finance Supplementary Second Amendment Bill 2019 stand introduced. जी असद उमर साहब प्लीज। नहीं, वोट नहीं कराना। I've laid the bill. वो हो गया, अब आप एक्सप्लेन करें। अच्छा जी, स्पीकर साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आज एक अहम काम के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं और जिसके लिए पाकिस्तान के अवाम ने तमाम मेंबरान को वोट देकर यहाँ पर भेजा कि मुल्क के जो मसाइल हैं, चाहे वो माशी हों या मईशत के हों, वो देखना चाहते हैं कि ये ऐवान जो है उनके मसाइल का इदराक भी रखती है और उनका हल भी पेश करना चाहती है। शुरू में मैं 2 वजाहतें करना चाहता हूँ। एक तो ये कि लोगों के दिमाग में ये है कि कोई एक नया बजट पेश किया जा रहा है, तो ये एक बजट नहीं है। ये मईशत की इस्लाहात करने के लिए, सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए, सनती पैदावार को बढ़ाने के लिए, ज़राअत को तरक्की देने के लिए एक इस्लाहात का पैकेज है जो मैं आज पेश कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि मैं जो इक़दामात हैं उन इक़दामात को सामने रखने से पहले आपको थोड़ा तनाजुर देना चाहता हूँ और कौम को ये तनाजुर देना चाहता हूँ कि जिस वक़्त ये हुकूमत बनी तो मईशत के क्या हालात थे, किस किस्म की मुश्किलात थी जिनसे फौरी तौर पर निमटना ज़रूरी था, हमने क्या इक़दामात किए उन मुश्किलात से निमटने के लिए, और उसके बाद उसके नतीजे में अभी तक हमें क्या रिज़ल्ट सामने आए हैं, क्या नतीजा देखने को मिल रहा है और आगे हमें क्या करने की ज़रूरत है ताकि ये मुल्क एक ऐसी मईशत देखे जहां हर 5 साल के बाद ऐसा ना देखने को मिले कि एक नई हुकूमत आए और सबसे पहला काम वो ये करे कि वो फ़ोन उठाकर IMF को कॉल करे और उनसे बोले कि जनाब हम तबाही के दाने पर आ गए हैं, अब आकर आप हमारी मदद करें। हमने एक ऐसी मईशत बनानी है
जहां ये IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो, और कभी आइंदा पाकिस्तान के अवाम को यह ना सुनना पड़े कि क्योंकि पिछली हुकूमत तबाह कर गई थी इसलिए हमें यह मजबूरी है। दूसरी चीज, पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है कि जो सबसे कमजोर तरीन तबके हैं इस कौम के, उनको तबाही से बचाना, उनकी मदद करना, उनको पैरों पर खड़ा करना, अमीर और गरीब में फर्क कम करना, ये आईनी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की हुकूमतों की और इस पार्लियामान की। बदकिस्मती से ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की जा सकी है। हम आपको एक तनाजुर देंगे कि वो कौन सा रास्ता है जिसके ऊपर हम जाना चाहते हैं, क्या चीज़ा चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम काम करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम इंशाअल्लाह ताला जल्द ही, शायद अगले हफ्ते ही, एक पूरा मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पेश करेंगे जिसमें तमाम जो हमने इकदाम लेने हैं उनका भी जिक्र होगा, उनके नतीजे में हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे उसका भी जिक्र होगा। और हमारी उम्मीद होगी कि ऑपोजिशन, क्योंकि इंसान को अपनी गलतियों से सीखना होता है, तो इन्होंने हुकूमतें की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दिल खोल के गलतियां भी की हैं, तो ये अपनी गलतियों से शायद हमारी इस्लाह के लिए कोई तजावीज़ भी दे सकें। और फिर उसके बाद मैं आपसे उन इकदामात का जिक्र करूंगा जिन इकदामात को यह हुकूमत लेने जा रही है ताकि मुल्क के अंदर सरमायाकारी बढ़े, मुल्क के अंदर सनती तरक्की हो, पाकिस्तान के अंदर ज़राअत का फ़रोग़ हो, किसान की ज़िंदगी बेहतर हो। आप फिक्र ना करें, अवाम सुन रही है। तो सबसे पहले इससे शुरू करते हैं कि ये लोग जो मेरे दाएं जानिब खड़े हुए हैं, जिनके पास पिछले 10 साल हुकूमत थी और ख़ास तौर पे जिनके पिछले 5 साल हुकूमत थी, ये छोड़ के क्या गए थे मईशत को, ये पाकिस्तान की अवाम के पास छोड़ कर क्या गए थे। तो सबसे पहले मैं उसका जिक्र कर दूं आपको। जनाब स्पीकर साहब, आज से 2 साल पहले एक सूरत हाल पैदा होनी शुरू हुई मईशत की कि तमाम पाकिस्तान के मईशत के एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने कहा कि हम एक ख़तरे की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों ने कहा कि ख़तरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। बजाय के हुकूमत अपनी इस्लाह करती, उनको आगे नजर आ रहा था इलेक्शन, और उनको एक गलत फहमी थी कि शायद पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो कम अकल हैं, वो समझ बूझ नहीं रखते, और बाकायदा तौर पर एक इलेक्शन खरीदने की कोशिश की गई। कैसे की गई? बजट का खसारा, जो कि अपने बनाए हुए बजट में, वो तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया था, वो खुद इनका बनाया हुआ बजट था, उसके मुताबिक बजट का खसारा 4.1% होना था। जब साल खत्म हुआ तो 6.6%, यानी 900 अरब रुपए से ज्यादा का खसारा बढ़ा दिया। वो पैसा कहां से आएगा? वो क्या इनके स्विस बैंक के अकाउंटों से आएगा? वो पैसा अवाम की जेब से आता है, वो कर्जा अवाम ने अदा करना होता है। उसके साथ साथ बिजली के निजाम में, बिजली का निजाम जो ठीक करने आए थे, बिजली के निजाम में ऐसी तबाही लेकर आए कि जो पाकिस्तान की तारीख में कभी पहले नहीं हुआ था। एक साल के अंदर 450 अरब रुपए का खसारा किया गया और अवाम के ऊपर मजीद कर्जों का बोझ लाद दिया। गैस का निजाम, जिसमें कभी आज तक खसारा हुआ ही नहीं था, जरदारी साहब की हुकूमत में कभी खसारा नहीं हुआ था, वो खसारा बढ़ाकर अल्हम्दुलिल्लाह 150 अरब रुपए पे पहुंचा दिया। स्टील मिल रिकॉर्ड खसारा, PIA रिकॉर्ड खसारा, रेलवे, बड़ी हमने तकरीरें सुनी, रेलवे का निजाम बेहतर हो गया। जब 5 साल गुजरे तो पता चला खसारा फिर वही 30 अरब के करीब खड़ा हुआ है। सिर्फ वो चीजें, स्पीकर साहब, ये खतरनाक चीज मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ वो चीजें जो बजट के अंदर नहीं दिखाई हुई, जो कर्जा ऑफिशियल आपको बताया जाता है उसके अंदर नहीं बताई जाती, वो 2500 से 3000 अरब रुपए का मकरूज करके चले गए पाकिस्तान को। काश उस वक्त जब यहां से खड़े होके उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ये झूठ का पलंदा कौम को सुनाते थे, काश इनका ज़मीर जागता, काश ये झूठे झूठे के नारे लगाते।
अब ये तो ये करके चले गए थे, अब हम इसको छोड़ तो नहीं सकते थे, अब हम इनको छोड़ तो नहीं सकते थे। हमने क्या इकदाम किए? हमने, आपको पता है, मुश्किल फैसले किए और मैं पाकिस्तान के कौम को दाद देता हूं कि वो समझते हैं इस बात को कि ये मुश्किल फैसले नागुज़ीर थे। उनको पता है कि कौन से अली बाबा और 40 चोर ये माशी दहशतगर्दी करके गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए मैं आपको खुशखबरी भी देना चाहता हूं कि ये जो मुश्किल फैसले किए गए, आज उनकी वजह से बेहतरी भी नजर आनी शुरू हो रही है। पाकिस्तान की एक दरामदात पहले से बढ़ गई है, पाकिस्तान की बरामदात पहले से कम हो गई है, पाकिस्तान के तजारत का खसारा पहले से कम हो गया है, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट पहले से कम हो गया है, बेहतरी नजर आ रही है। लेकिन ये काफी नहीं है। सिर्फ जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि मरीज को ये आईसीयू में जो छोड़ के गए थे उसको हार्ट फेलियर से बचाना काफी नहीं है। हमने हमेशा के लिए इस निजाम को ठीक करना है। 3 बड़ी चीजें जिसके बगैर पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती। पहली चीज, जब तक हम अपनी चादर देखकर पैर नहीं फैलाएंगे, यानी हमारी महसूलात और हमारे अखराजात के अंदर कोई तवाजुन नहीं होगा, हम मईशत ठीक नहीं कर सकते। 6.6% बजट के अंदर और बजट के अलावा 800 अरब रुपए का जो नुकसान छोड़ के गए हैं, वो जब तक ठीक नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी चीज, हमारी जो बरामदात हैं वो एक खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। स्पीकर साहब, एक जमाना ये था कि पाकिस्तान की दरामदात जो हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो हैं, वो पाकिस्तान की इंपोर्ट का 70% होती थी। आज ये मईशत छोड़ के गए हैं कि वो 70% से गिर के 40% रह गई है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो पूरी मईशत का 14% हिस्सा होती थी, वो गिर के आधी रह के सिर्फ 7% रह गई हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है आपने ज़राअत और इंडस्ट्री को खड़ा करना है पैरों के ऊपर। आखिरी चीज जिसके बगैर मुल्क ठीक नहीं हो सकता, जब तक सरमायाकारी नहीं होगी मुल्क की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। कितनी दफा बजट के अंदर जाली अदादो शुमार से जाली ग्रोथ दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। अगर हकीकी तरक्की चाहते हैं तो आपको सरमायाकारी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन सरमायाकारी उस वक्त आप बढ़ा सकते हैं जब मुल्क के अंदर सेविंग्स होंगी। जो खतरनाक हद तक ये सेविंग्स गिरा कर गए, नेशनल सेविंग्स स्पीकर साहब 10.4% पर छोड़ के गए, जो शायद दुनिया में सबसे कम सतह है। ऐसे मुल्क नहीं ठीक हो सकता। ये 3 बड़े हदफ हैं। इंशाअल्लाह ताला जब हम आपको अगले जो मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बताएंगे, हम कौम के सामने बताएंगे इन तमाम अहदाफ के अंदर कैसे बेहतरी आएगी। इंशाअल्लाह ताला जब अगला इलेक्शन आएगा, और स्पीकर साहब ये रिकॉर्ड कर रहा है, ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, ये पार्लियामान में रिकॉर्ड हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला जब अगला इलेक्शन आएगा तो तहरीके इंसाफ की हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को इलेक्शन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल की मेहनत, 5 साल की दयानत का रंग नजर आ रहा होगा। पाकिस्तान की तरक्की, ये मैं आज आपको बता रहा हूं, 2008 से लेके 2023 तक 15 साल के अरसे के अंदर जो सबसे ज्यादा तेज तरक्की की नमू होगी वो 2022-23 में होगी। करंट अकाउंट का खसारा सबसे कम होगा, फिस्कल डेफिसिट आज से कम होगा। यानी, और इसकी वजह बड़ी सादा है, हम दिल से पाकिस्तान के अवाम की इज्जत करते हैं, हम उन्हें अपना हुक्मरान समझते हैं, और हकीकत में अपने आप को जुबान से खादिम आला नहीं बोलते, समझते हैं कि खादिम हैं। और हमें यकीन है कि पाकिस्तान की अवाम हकीकत देख भी रही है, समझ भी रही है, और रिजल्ट्स के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर वोट डालेगी। जिस तरीके से किधर के परवेज खट्टक इधर थे, पिछले इलेक्शन से पहले ही, मैं पहले भी बोल चुका हूं, दोहराना जरूरी है, पिछले इलेक्शन से पहले पंजाब की हुकूमत जो है वो भी इलेक्शन के अंदर जा रही थी, इलेक्शन साल था, उन्होंने इतना खर्चा किया कि बजट में कुछ 40 अरब रुपए से ज्यादा का खसारा छोड़ के चले गए। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी,
इलेक्शन का साल था। उन्होंने कहा क्या हुआ, परवेज खटक ने कहा क्या हुआ अगर इलेक्शन का साल है, पैसा मेरा नहीं है, पैसा तहरीक इंसाफ का नहीं है, पैसा इस मुल्क की, इस सूबे की आवाम का है। वो 34 अरब रुपए का सरप्लस छोड़ के आया। जिन्होंने इलेक्शन खरीदने की कोशिश की उनको अवाम ने घर भेज दिया, और जिन्होंने अवाम के पैसे की हिफाजत की वो 2/3 अक्सरियत से जीत कर आ गए। अब आते हैं जनाब, आपको पस मंजर मैंने दे दिया। जैसे मैंने कहा, मैं मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की तफसीलात आपके पास पेश करूंगा, लेकिन अब मैं आपको वो इकदामात बताता हूं कि जो हम फौरी तौर पर करने जा रहे हैं, और यकीन है कि हमारी जो जनाब ऑपोजिशन है ये भी इसके अंदर हमारी रहनुमाई करेंगे कि हम जिस तरीके से सरमायाकारी को, हम जिस तरीके से सनत को, तिजारत को, ज़राअत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें और हमारी रहनुमाई करेंगे। पहला इकदाम सर, छोटे इदारे जो होते हैं, छोटे से दरमियानी सतह के जो इदारे होते हैं, वो मईशत की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर के अंदर अव्वलीन तरजीह ये रखी थी कि हमने इस मुल्क के नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करना है। जब तक ये छोटे और दरमियानी सतह के कारोबार जो हैं ये तरक्की नहीं करेंगे, ये नौकरियां पैदा नहीं हो सकती, ये रोजगार पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि इनको जाहिर है सरमाया मिलेगा तो ये आगे सरमायाकारी करेंगे, इनको बैंकों से कर्जा मिलेगा तो बैंक की जो शरह सूद होती है उसको कम करने के लिए और इन इंडस्ट्रीज को ज्यादा पैसा दिलवाने के लिए जो इनकम टैक्स लगाते हैं हम बैंक की इनकम के ऊपर, वो 35% होता है स्पीकर साहब आमदनी का, और उसके ऊपर 4% सुपर टैक्स होता है, यानी 39% टैक्स है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को, छोटे और दरमियानी सतह की कंपनी को बैंक कर्जा देगा, उससे जो आमदनी आएगी उस पर सिर्फ 20% टैक्स दिया जाएगा, यानी आधा कर दिया जाएगा टैक्स उसके ऊपर। इसी तरीके से दो और बड़े शोबे हैं जिनको हम तरक्की देना चाहते हैं। एक है ज़राअत। 2/3 इस मुल्क की आबादी जो है वो ज़राअत के साथ जुड़ी हुई है, और ज़राअत के अंदर भी किसान जो है उसको एग्रीकल्चर क्रेडिट की यानी कर्जों की कमी महसूस होती है। पहली बात तो मैं आपको खुशखबरी बताऊं कि जो 6 माह गुजरे हैं इस हुकूमत के, इतने मुश्किल हालात के अंदर भी, स्पीकर साहब ये आपको खुशी होगी सुन के कि ज़रूरी कर्जे जो हैं उनमें 22% इजाफा हुआ है इनके वक्त से। 22% इजाफा हुआ है पहले 6 माह के अंदर, लेकिन उनमें मजीद इजाफा करने के लिए हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की जो इनकम टैक्स रेट है, जो बैंक्स उनसे इनकम कमाएंगे, उसको 39% से कम करके 20% करें। इसी तरीके से ज़रूरी कर्जों के ऊपर भी 39% से कम करके 20% पर लेकर आ रहे हैं। और आखिरी शोबा जिसके अंदर यही हम उनको मराहत दे रहे हैं, वैसे स्पीकर साहब मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि जब मैंने बजट स्पीच पढ़नी शुरू की अपनी तकरीर, तो इनको उम्मीद थी कि मैं कुछ शायद अवाम दुश्मन बात करूंगा, तो ज़रा हौले हौले हाथ चला रहे थे। इन्होंने कहा ये जो बातें कर रहे हैं तो अवाम इनके और खिलाफ हो जाएगी, अब शोर बढ़ गया। ये फौरी फीडबैक आ रहा है। तीसरा सेक्टर जिसको हम इनकरेज करना चाहते हैं, जिसको इंसेंटिव देना चाहते हैं, वो घर बनाने और ख़ास तौर पे गरीबों के लिए घर बनने। वज़ीर आज़म का वादा है कि 50 लाख घर बनाने की हम कोशिश करेंगे और खुसूसी तवज्जो गरीबों के घर में होगी, घर बनाने के लिए होगी। इसके लिए 2 काम किए जा रहे हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि बाकी बैंकों की आमदनी जो 39% टैक्स होता है, तो ये छोटे घरों के लिए, लो इनकम हाउसिंग के लिए जो इनकम कर्जे देंगे उसके ऊपर भी जो आमदनी पर टैक्स है वो 39% से कम करके 20% कर रहे हैं। और दूसरी चीज 5 अरब रुपए का कर्जे हसना की स्कीम हम ला रहे हैं, ताकि रिवॉल्विंग फंड एक पैदा कर रहे हैं उन इदारों के जरिए जो छोटे और कम आमदनी के लोगों के घर बनाने की स्कीमों पर काम करते हैं।
उनको ये फंड मुहैया होगा और उसकी बुनियाद पर वो गरीबों के लिए कम लागत के ऊपर घर बना सकेंगे। तो 5 अरब रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी बन रहा है। अगला जो है ये फिर हम टैक्स के रेवेन्यू में फौरी तौर पर कमी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मईशत के निज़ाम को आगे चले। एक टैक्स लगा था बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, जो बैंक के डिपॉजिट्स हैं उन डिपॉजिट्स के ऊपर और जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके ऊपर एक विदहोल्डिंग टैक्स लगाया गया था। अब वो टैक्स जो है वो फाइलर के ऊपर भी था और वो नॉन फाइलर के ऊपर भी था। हम क्योंकि चाहते हैं कि हम इनकरेज करें, हम चाहते हैं कि लोगों को ये और ज़्यादा तरगीब दी जाए कि वो फाइलर बने, इसलिए हम फौरी तौर के ऊपर ये ऐलान कर रहे हैं कि फाइलर्स जो डिपॉजिट विड्रॉ करते हैं और जो उनकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स जो लगाया था उसको ख़त्म किया जा रहा है। तजारती बरादरी जो है, तजारती जो हमारा तबका है उसका बड़ा ये गिला था कि ये बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट जो है, जो जिनको बड़ा नाज था कि ताजर जो है इनको सपोर्ट करते हैं, वो उनके ऊपर एक बड़ी कारी ज़र्ब लगा के गए। अयाज सादिक साहब बड़े गौर से सुन रहे हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने समझाने की भी कोशिश की थी ना करो, लेकिन एक टैक्स लगाया कि 6% जो विदहोल्डिंग टैक्स होता है वो मिनिमम टैक्स कर दिया, यानी आपके उसके ऊपर ऑडिट भी होंगे, एफबीआर वाला आपके पीछे भी आएगा और 6% टैक्स भी लिया जाएगा। ये नाइंसाफी पर मबनी टैक्स था, ये ताजरों के साथ ज्यादती थी। हम इसको वापस से 6% टैक्स फुल एंड फाइनल रिजीम में ले जा रहे हैं, एफटीआर के अंदर ले जा रहे हैं और इसके बाद ये मिनिमम टैक्स नहीं रहेगा। एक और चीज, एक और काम जो कर रहे हैं, वो जो एक पाबंदी लगाई गई थी, वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक पाबंदी लगाई थी कि जो गाड़ियां हैं उसके ऊपर खरीदो फरोख्त बंद कर दी थी अगर आप फाइलर ना हो। नॉन फाइलर के लिए गाड़ी खरीदना अलाउ नहीं था, लेकिन प्रॉपर्टी जो थी, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स था। स्पीकर, मैं जरा सा अपने गले को संभाल रहा हूँ। मैं इनको ये बरादराना मशवरा देना चाहता हूँ कि 22 साल नारे लगाने से तो आपके इमरान खान रुका नहीं, ऐसी गला बैठेगा इमरान खान ने कहीं नहीं जाना। लेकिन गाड़ी प्रॉपर्टी के ऊपर एक इस्तिस्ना हासिल था और प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो 50 लाख तक की प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं अगर आप नॉन फाइलर हो, लेकिन गाड़ी में ऐसी कोई इस्तिस्ना नहीं थी। तो इस अनोमली को रिमूव करने के लिए हमने फैसला किया है कि छोटी और दरमियानी साइज की गाड़ियों के लिए, 1300 सीसी तक की गाड़ियों के लिए हम ये बंदिश ख़त्म कर रहे हैं और नॉन फाइलर भी टैक्स गाड़ी ले सकता है, लेकिन उनका टैक्स हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम इनकरेज करना चाहते हैं कि वो फाइलर बने। इसी तरीके से एक आसानी पैदा की जा रही है। इस वक्त कारोबार करना मुश्किल है इस मुल्क के अंदर। हमारी हुकूमतें जो हैं, दोनों हुकूमतों ने मिलकर मुल्क के साथ ये किया कि जो पाकिस्तान की वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग एक होती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, यानी कारोबार करना कितना आसान है कितना मुश्किल है, पाकिस्तान उसमें 76वें नंबर पे होता था। ये 10 साल का जो जमहूरियत का इंतकाम चला तो 76 नंबर से बढ़ के 136 पे चले गए। अब उसको बेहतर करना है, उसके इकदाम करने शुरू किए हैं। उनमें से एक इकदाम इस फाइनेंस बिल के अंदर मैं पेश कर रहा हूँ और वो ये है कि विदहोल्डिंग टैक्स की इस वक्त हर माह उनको एक स्टेटमेंट जमा करनी पड़ती है, यानी साल में 12 दफ़ा वो विदहोल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट जमा कराते हैं। ये बड़ा बोझ बढ़ता है, ख़ास तौर पे छोटे कारोबारों के लिए बड़ा मुश्किल है। तो हम इसको तब्दील करके हर माह करने के बाद साल में सिर्फ 2 दफ़ा वो विदहोल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट जमा करेगा, यानी 12 दफ़ा के बजाय सिर्फ 2 दफ़ा। फिर एक ये सारी मैं बताता जाऊं कि ये जो बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट है ना, ये सब उनके स्टेप हैं जिनको हम अब ठीक कर रहे हैं। फिर इन्होंने शादी हॉल के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा। जो अमीर लोग हैं, साहिब सरबत लोग हैं,
जिनके स्विस बैंकों में अकाउंट हैं, जिनके दुबई में टावर हैं, जिनके पार्क लेन में अपार्टमेंट्स हैं, उनके तो बच्चों की शादियां भी पाकिस्तान में नहीं होती हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में हो तो ज़रूर उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाए। लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो छोटी दुकानों, छोटे शादी हॉल के अंदर जिनके शादियां होती हैं, 500 स्क्वायर फुट से कम के शादी हॉल के ऊपर ये टैक्स जो 20,000 था फिक्स टैक्स, उसको 20,000 से 1/4 करके 5,000 कर रहे हैं। फिर एक बड़ी देरीना ख्वाहिश रही है जी ताजरों की, वो हमसे मुतालबा करते रहे, तमाम हुकूमतों से मुतालबा करते रहे कि हम टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन हमारे लिए आसानी पैदा करो, कोई आसान स्कीम लेके आओ, हमें FBR के चुंगल में ना फंसाओ। तो उनके लिए हम एक आसान स्कीम लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल सादा शफाफ स्कीम है। उसकी इब्तदा हम इस्लामाबाद से कर रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर वो होगा, इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगा। उसको देखने के बाद, उसकी कामयाबी के बाद, और अगर हमें कोई तब्दीली करनी पड़ी तो उस तब्दीली करने के बाद इंशाअल्लाह ताला इसको पूरे मुल्क में फैलाएंगे। और ये जो लाखों ताजिर बैठे हुए हैं, उनकी देरीना हम ये ख्वाहिश पूरी करेंगे कि उनके लिए एक सादा और आसान निज़ाम लेके आए। और मुझे यकीन है, उम्मीद भी है और यकीन भी है कि इसके नतीजे में टैक्स भी हमें ज़्यादा मिलेगा पहले की निस्बत में। न्यूज़ प्रिंट की इंडस्ट्री जी, न्यूज़ प्रिंट की इंडस्ट्री जो है, आपको पता है कि ज़्यादातर खबरें जो छपती हैं वो तहरीके इंसाफ के कोई हुकूमत के बहुत हक में नहीं होती। ज़्यादातर जो एडिटोरियल छप रहे हैं वो कोई हमारे बारे में अच्छी बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये हुकूमत इस बात पर यकीन रखती है कि अगर आप एक हकीकी जमहूरियत चाहते हैं, अगर आप हकीकी जमहूरियत चाहते हैं तो आपको एक आज़ाद सहाफ़त चाहिए, आपको एक ऐसी इंडस्ट्री चाहिए जो मुनाफाबख्श हो, लिफाफे दे के नहीं, चैनल खरीद के नहीं, सहाफ़ी खरीद के नहीं, सबका कारोबार बढ़ा के। इसलिए हम ऐलान कर रहे हैं कि न्यूज़ प्रिंट के ऊपर जो इंपोर्ट पर ड्यूटी लगी हुई है, हम उस पर मुकम्मल इस्तिस्ना का ऐलान कर रहे हैं। सनती शोबा जी, हमारा सनती शोबा जो है उसके अंदर जो पिछले 10 साल के अंदर देखा गया है, स्पीकर साहब, अगर मैं लफ्ज़ हौलनाक इस्तेमाल करूं तो वह ज़्यादा नहीं होगा। हमारे जैसे मुल्क जब तरक्की करते हैं तो जो सनत की शरह होती है, उसकी मईशत के अंदर वो मुस्तकिल बढ़ रही होती है। यहाँ पे एक अजीबो गरीब पाकिस्तान में सूरत हाल देखी गई कि पिछले 10 साल के अंदर जो हमारी सनत की शरह थी मईशत के अंदर, वो पहले से भी कम हो गई। तो मुझे 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 ये खुशी हुई देखकर कि ये कम से कम कोई मुनाफिकत नहीं कर रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में सनत जो है वो कमज़ोर हो गई, पहले से भी कम रहेगी, तो खुशी में तालियां बजा रहे, कम से कम अपनी हकीकी भी। इसको हमने सनत को अपने पैरों पे खड़ा करना है जी। हुकूमत का काम है अपने किसान के पीछे, अपने ताजर के पीछे, अपनी सनत के पीछे खड़ा हो, अपनी मजदूर के पीछे खड़ा हो, उसको मजबूत करे। मुकाबला ताजिर ने, सनतकार ने, मजदूर ने, किसान ने करना है दुनिया के साथ। हमारा काम सिर्फ ये उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें, उनको बराबरी का मैदान दें। इसीलिए हम इस बजट के अंदर तमाम तर मुश्किलात होने के बावजूद सैकड़ों 9 आइटम्स की जो इंपोर्ट ड्यूटी है रॉ मटेरियल की, जो खाम माल है जो सनत यूज करती है, उसके अंदर कमी कर रहे हैं और कुछ के अंदर मुकम्मल खत्म कर रहे हैं ताकि सनत और मुनाफाबख्श हो सके। इसके अंदर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी गई है, जैसे मैंने पहले कहा,
जो छोटी और दरमियानी सतह की इंडस्ट्रीज़ है उसका खुसूसी तौर पर ख्याल रखा गया है। ऑटो इंडस्ट्री की जो वेंडर इंडस्ट्री है उसका खुसूसी तौर पर ख्याल रखा गया है। और ऐसी बहुत सारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल वगैरह के तो हम आपको पहले बता चुके हैं। स्पीकर साहब, मैं आपको टेक्सटाइल का जिक्र आ गया या एक्सपोर्ट की बात होगी, मैं दोबारा दोहरा दूं। जब हमने अपने मंशूर में लिखा कि हम 7.5 सेंट की बिजली कर देंगे एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए, हम $6.5 की गैस कर देंगे एक्सपोर्ट के सेक्टर के लिए, आप दूसरों को छोड़ो, एक्सपोर्ट वाले नहीं यकीन करते थे। मैंने इधर खड़े होके सितंबर में ऐलान किया, वो फिर भी नहीं यकीन करते थे। आज जाकर पूछें पाकिस्तान के एक्सपोर्टर से, वो एक्सपोर्टर जिसकी कमर तोड़ दी इस हुकूमत ने, जिसकी बिजली बढ़ाई, जिसकी गैस बढ़ाई, आज एक्सपोर्टर मजबूत महसूस कर रहा है, सरमायाकारी की बात कर रहा है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि वो इंडस्ट्री जो डोमेस्टिक, क्योंकि करंट अकाउंट का डेफिसिट करना है, एक तरफ मांग तलब कम करनी है, दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो अपनी सनत है, उसको बढ़ाना है। ये दोनों बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला, जैसे मैंने आपको कहा स्पीकर साहब, रिकॉर्ड करंट अकाउंट डेफिसिट का खसारा कम होते हुए आप देखेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं स्पीकर साहब, और खुसूसी तवज्जो है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं उसके अंदर सरमायाकारी लाई जाए। सीपेक का ख़ास तौर पे इंटरेस्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का। उसके अलावा भी जो बाकी इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके अंदर हमें एक लकूना नज़र आया, और वो ये था कि कुछ जो फैक्ट्री का काम मुकम्मल करने के लिए चीज़ें होती हैं वो प्लांट एंड मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। जिस तरीके से फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, पाकिस्तान का कानून कहता है कि अगर आपके पास फायर फाइटिंग इक्विपमेंट ना हो तो आप फैक्ट्री नहीं चला सकते। तो वो चीज़ें जो फैक्ट्री के मुकम्मल होने की जो ज़रूरी हैं वो इसमें शामिल नहीं थी स्कीम में, हम उनको भी शामिल कर रहे हैं ताकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी आएगी वो तमाम टैक्स से इस्तिस्ना हो जाएगा। इसी तरीके से हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर भी जो नई सरमायाकारी है उसको फ़रोग देना चाहते हैं, और हमारा यकीन ये है कि सरमायाकारी के लिए सहूलत पैदा करें। जब वो पैसा कमाना शुरू करें तो उनसे ज़रूर टैक्स लें उनके हिस्से का, लेकिन खुदा का वास्ता सरमायाकारी के ऊपर टैक्स लगाना ये तो जुल्म है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ग्रीन फील्ड जो नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे उनकी प्लांट एंड मशीनरी पर मुकम्मल कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स और 5 साल के लिए इनकम टैक्स की छूट होगी। दूसरी चीज़ जो खुसूसी तौर पे जिसकी तरफ हम तवज्जो देना चाहते हैं, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ये जो तिजारत का खसारा है उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो तवानाई की जो हम इम्पोर्ट्स करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, LNG है, कोयला है। ये हम चाहते हैं कि माहौलियात के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सस्ती बिजली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और करंट अकाउंट को कर्टेल करने के लिए हम आइंदा जो अपनी बिजली की पैदावार करें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इन्हिसार जो है वो रिन्यूएबल्स के ऊपर हो, शमसी तवानाई के ऊपर हो, विंड एनर्जी के ऊपर हो, और जो बाकी रिन्यूएबल्स हैं उनके ऊपर हो। और हम ये चाहते हैं कि ये जो सारी इन्वेस्टमेंट हो, ये इन्वेस्टमेंट सारी इंपोर्टेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे ना हो। हम चाहते हैं सोलर पैनल भी यहाँ पे बने, हम चाहते हैं विंड टर्बाइन भी यहाँ पे बने। इसलिए हम ये ऐलान कर रहे हैं कि ऐसी तमाम मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की मशीनरी इक्विपमेंट बनाएगी, 5 साल के लिए हम ऐलान कर रहे हैं कि जो भी आज से 5 साल तक उसमें सरमायाकारी करेगा उसके अंदर कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स की मुकम्मल इस्तिस्ना होगी। सर, हमारी नौजवानों पर मबनी कौम है, और नौजवान जो हैं उनको हम तरगीब देना चाहते हैं कि वो स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करें। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, और तफरी भी कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर, स्पोर्ट्स ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो हम चाहते हैं कि आज 21वीं सदी के अंदर जिस तरीके से मॉडर्न तरीके से स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है वो एक मॉडल है जिसमें फ्रेंचाइज बेस्ड मॉडल होता है। इस तरीके की कोई भी स्कीम जो उसकी स्पोर्ट्स की सरकारी अथॉरिटी है उससे अप्रूव शुदा स्कीम हो, हम ये कह रहे हैं कि उसकी फ्रेंचाइज लेने के लिए लोग जो फीस देंगे और जो बिड करेंगे उसके ऊपर जुलाई 1 से
टैक्स हम मुकम्मल तौर पे खत्म कर रहे हैं। जब उनकी आमदनी होगी तो फिर उनसे पैसा लिया जाएगा। सुपर टैक्स, सर हमारी पिछली हुकूमत ने एक तरफ तो बोलते थे कि इंडस्ट्री को, बिजनेस को इनकरेज करना चाहते हैं और हम टैक्स रेट कम कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं वो, और उसके साथ साथ एक तरफ वो 1% टैक्स खत्म किया, उधर से 4% सुपर टैक्स लगा दिया। मतलब ये क्या मजाक है, एक जेब में 1 रुपया डाला, दूसरी जेब से 4 रुपए निकाल दिए। हम ये ऐलान कर रहे हैं कि जुलाई 1 से नॉन बैंकिंग जितने भी कंपनीज हैं उनका सुपर टैक्स खत्म किया जा रहा है। इसी तरीके से हम इस हुकूमत की तरह बगैर बात सुने हम तनकीद नहीं करते। जो इनका काम अच्छा है उसको मानते भी हैं। इसीलिए हम ये ऐलान कर रहे हैं कि इन्होंने जो 1% सालाना जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट के अंदर कमी कही थी, हम ऐलान कर रहे हैं कि वो स्कीम आगे भी जारी रहेगी और 1% सालाना कमी होती रहेगी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट के ऊपर। एक अजीबोगरीब टैक्स लगाया जनाब इस हुकूमत ने कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई दुनिया में कोई मुझे बता दे मईशत जिसके अंदर सेविंग्स की शरह जो है वो 10% और वो मुल्क तरक्की कर सके तो मैं बड़ा ममनून होऊंगा उनका। इन्होंने क्या किया कि सेविंग को इनकरेज करने तो दूर की बात है, वो कहते हैं कि अगर आपने किसी कंपनी ने सेविंग की ताकि आप री इन्वेस्टमेंट कर सकें, आप दोबारा सरमायाकारी कर सकें, तो हम आपको उसकी सजा देंगे और आपको टैक्स लगा देंगे। ये अहमकाना टैक्स जो है उसको हम जुलाई 1 से खत्म कर रहे हैं। रिटेन अर्निंग्स पे टैक्स खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से स्पीकर साहब जरा समझने की जरूरत है, जैसे मैंने पहले कहा, मुकाबला जो है इस वक्त 21वीं सदी के अंदर जो है वो प्राइवेट सेक्टर ने करना है, वो निजी शोबे ने करना है। आप दुनिया की कंपनियां देखें, आजकल मार्केट कैपिटलाइजेशन 800 अरब रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन हुई हुई है कंपनी की। चीन की कंपनियों का साइज देखें वो किधर पहुंच गए। हिंदुस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। हमने कानून बनाए में जहां हम मुश्किलात पैदा करते हैं कि कोई बड़ा ना हो सके, ताकि हमारी चौधराहट जो है मुल्क के ऊपर उसके ऊपर ना कोई कदका ना सके। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड के ऊपर हम ये कानून लाया गया था कि ग्रुप फॉर्मेशन को इनकरेज किया जा सके ताकि स्केल हो, बड़ी बन सके पाकिस्तान की कंपनी। वो टैक्स बचाने के लिए इन्होंने जनाब वो वापस ले लिया। हम दोबारा से ऐलान कर रहे हैं कि ग्रुप रिलीफ इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड पे जो वापस ली गई थी हम उसको दोबारा कर रहे हैं और इन द रेशियो ऑफ द शेयर होल्डिंग इन द सब्सिडरीज ग्रुप कंपनीज उनको रिलीफ मिलेगी। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बड़ी हमने कहानियां सुनी सर। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉक एक्सचेंज मईशत की रिफ्लेक्शन नहीं होता, लेकिन ये मैं अपने दोस्तों से, अपने ऑपोजिशन के साथियों से मेरी एक मासूमाना गुजारिश है कि एक दफ़ा फैसला कर लें कि स्टॉक मार्केट अहम होती है या नहीं होती। जब इनके वक्त में मई 2017 में मार्केट 53,000 पे थी और दिसंबर में सिर्फ 7 माह के बाद मार्केट 38,000 पे आ गई, यानी 15,000 पॉइंट 7 महीने में कम हो गई, तो उस वक्त कोई खराबी नहीं थी। जब हमारी हुकूमत में मार्केट जो है वो सिर्फ 5,000 कम आई, इनके वक्त में 15,000 कम आई, हमारे वक्त में 5,000 कम आई, तो शोर मच गया जी मईशत खत्म हो गई। जरा इनसे मैं बोलूंगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वेब पेज पे जाएं, यहां से बाहर निकल के पिछले 3 हफ्ते के अंदर 3,000 पॉइंट्स का इंडेक्स में इजाफा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज की। लेकिन मैं फिर कहूंगा, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज मुल्क के अंदर सरमायाकारी मोबिलाइज करने के अंदर एक अहम किरदार अदा कर सकती है। हम चाहते हैं वो इनकरेज हो। इसके लिए 2 चीज़ों का हम ऐलान कर रहे हैं जी। एक तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो 0.02% जो ट्रेडिंग के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स होता था, वो विदहोल्डिंग टैक्स फौरी तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। दूसरी एक आम चीज़ है, कारोबार जब करता है, कारोबार के अंदर नुकसान भी हो जाता है,
दूसरे बिजनेसेस को ये इख्तियार हासिल है कि अगर नुकसान हो जाए तो आगे के सालों में उस नुकसान को ऑफसेट कर सकते हैं। कैपिटल लॉसेस के ऊपर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, कैपिटल गेन्स टैक्स तो लगा हुआ है। तो हम ये फौरी तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि अगर आपका इस साल में 2018-19 में अगर कोई नुकसान हुआ है तो अगले 3 साल तक आप उसको ऑफसेट कर सकेंगे, यानी कैपिटल लॉस कैरी ओवर 3 साल का अलाउ कर रहे हैं। सर, इसके अलावा सिर्फ 2-3 चीज़ें आखिर में आपको बताना चाहता हूँ। एक चीज़ वाहिद जिसके ऊपर वो नया टैक्स नहीं है लेकिन हम टैक्स का इजाफा कर रहे हैं, वो है बड़ी इंपोर्टेड गाड़ियाँ। जो 1800 सीसी से ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ हैं जो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग ख़रीदते हैं। माज़रत के साथ उन दोस्तों के जो इस पार्लियामान में भी शायद मौजूद हों, उनके ऊपर हम टैक्स की शरह के अंदर मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। ये वाहिद चीज़ है जिसमें टैक्स की शरह के अंदर इजाफा किया जा रहा है। हमने मोबाइल फ़ोन के ऊपर टैक्स के निज़ाम को आसान करने के लिए जो 3 मुख्तलिफ टैक्स होते थे, उन टैक्स को एक टैक्स में जम कर दिया है। जो फ़ोन सस्ते फ़ोन है, जो गरीब ख़रीदता है, उन फ़ोन्स के ऊपर इम्पोर्ट जो टैक्स की शरह वो कम की जा रही है। जो अमीर लोगों के लिए फ़ोन है उनके लिए फ़िलहाल इसके अंदर कमी नहीं की जा रही है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला जो है वो इस वक्त, क्योंकि ये हुकूमत हमारे इंडस्ट्री के, हमारे बिजनेसमैन के, हमारे एक्सपोर्टर का पैसा खा के बैठ गई है, उनके रिफंड रोके में, उनके DLTL के पैसे खा गए, और ये पैसा जो है ये 200 अरब रुपए से ज़्यादा हो चुका है। जो ये खसारा जो छोड़ के गए हैं तो फौरी तौर पे हम उनकी लिक्विडिटी बहाल नहीं कर सकते थे। तो हम इंडस्ट्री के साथ बैठे और हमने उन्हें कहा, परवेज़ खटक साहब पूछ रहे हैं कि हम टैक्स कम कर रहे हैं तो ये ऑपोजिशन एहतजाज क्यों कर रही है। खटक साहब वो एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं हमने 5 साल मेहनत करके पाकिस्तान की मईशत का कचूमर निकाला है, ये क्यों जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो है स्कीम हम लेके आ रहे हैं बिजनेस से मुशावरत के साथ, खास तौर पे एक्सपोर्टर्स के मुशावरत के साथ एक प्रॉमिसरी नोट की स्कीम लेके आई जा रही है। वो एक्सपोर्टर्स को इंशाअल्लाह ताला फरवरी के वस्त तक मिल जाएंगे। जो एक्सपोर्टर चाहे वो प्रॉमिसरी नोट ले ले, और ये कारोबारी तबकों को पता है कि वो लेके फिर बैंक जाकर उसके अगेंस्ट वो कर्जा भी ले सकते हैं, उनको फौरी तौर पर वो कैश मिल सकता है। तो जो बहुत बड़ा एक आखिरी प्रॉब्लम रह गया था इस वक्त एक्सपोर्टर का, लिक्विडिटी का, वो भी इंशाअल्लाह ताला इस इक़दाम के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर जनाब एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन से रिलेटेड कुछ इंतज़ामी मामलात हैं, तो मैं दरख्वास्त करूंगा, मैं अभी उसकी तफसील में जाने के बजाय मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे एडवाइज़र फॉर कॉमर्स जो हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और तफसील से बताएं कि वो तमाम एक्सपोर्टर्स के लिए आसानी पैदा करने के लिए और कारोबारी तबके के लिए आसानी पैदा करने के लिए जो तमाम इक़दाम ले रहे हैं वो क्या क्या है। इसके अंदर DTRE की स्कीम है और दूसरी ड्रॉबैक की स्कीम जो है उसके ऊपर काम किया गया है। एक चीज़ है, एक पाम ऑयल के ऊपर एक बंदिश लगी थी, उसके ऊपर मिक्सिंग की जाती थी, वो कोई अच्छा फैसला नहीं था, उससे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बनती है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला किया है कि बजाय कि वो कॉस्ट बढ़े और वो तो आवाम को पास ऑन कर देते हैं, वो हम इसके ऊपर ख़त्म कर रहे हैं। एक चीज़ और जो बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि GIDC का मामला फंसा हुआ है, तलवार लटक रही है कारोबारी लोगों के ऊपर, और वो कोर्ट्स के अंदर खड़े हुए, हुकूमत और कारोबारी तबका एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट्स के अंदर खड़े हुए। ये कोई सेहतमंद रुझान नहीं है। हमें तो एक टीम में है, हम तो एक टीम का हिस्सा हैं, टीम पाकिस्तान का हिस्सा है। हमें एक दूसरे के साथ मिल के काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के खिलाफ कोर्टों में खड़ा होना चाहिए। तो हमने इंडस्ट्री के साथ मुशावरत भी की है। हम GIDC की स्कीम जो है वो कल कैबिनेट के पास पेश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उसकी लेजिस्लेशन जो है वो जल्द पार्लियामान के अंदर लेकर आ जाएंगे। उसमें सिर्फ एक खुसूसी चीज़ का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि GIDC के अंदर जो फर्टिलाइज़र के ऊपर GIDC है, उसमें जो हम रेट की कमी की बात कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उसके नतीजे में किसान जो है
उसको जब ये ऑपोजिशन और हुकूमत मिलकर दोनों ऐवानों से ये कानून पास कर देगी तो 200 रुपए फी बोरी यूरिया की कीमत में कमी होगी। उसके बाद इसी तरीके से हमने किसान को कर्जा लेने के लिए एक प्रोडक्टिव इंडेक्स यूनिट होता है, पैदावारी एक इंडेक्स होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर उसके कर्जे की उसकी कैपेसिटी डिटरमिन होती है। वो 4 साल से 4000 यूनिट पे था, तो हम अपने किसानों की मदद करने के लिए उस पैदावारी यूनिट को 4000 यूनिट से बढ़ा के 6000 यूनिट कर रहे हैं, यानी 50% इजाफा कर रहे हैं। तीसरी चीज़, किसानों के लिए डीजल इंजन के अंदर जो कंपोनेंट यूज होते हैं उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी इस वक्त 17% है, उसको कम करके हम 5% के ऊपर लेके आ रहे हैं ताकि डीजल इंजन किसान जो इस्तेमाल करता है वो सस्ता हो सके। कुछ तिब्बी सहूलियात हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था और उस फैसले के नतीजे में उन्होंने अहकामात जारी की थी कि इसके ऊपर ड्यूटी कम की जाए, तो वो हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक उन ड्यूटीज़ को, टैक्सेस को कम कर दिया है। आखिर में मैं स्पीकर साहब आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये जो एक नया सफ़र शुरू किया है इस कौम ने, एक मुश्किल फैसला किया है कि हमने खुद इंसारी का सफ़र तय करना है, एक मुश्किल का सफ़र तय करना है। इस सफ़र के अंदर हमने IMF की मदद लेनी पड़े, IMF की मदद लेंगे, लेकिन इस तरीके से लेनी है कि अवाम के ऊपर, गरीब के ऊपर उसका बोझ ना पड़े। हम सब मुश्किल फैसले करने को तैयार हैं, लेकिन किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं वही बात दोहराऊंगा जो मैं अक्सर दोहराता हूँ, स्पीकर साहब, ये मुल्क अल्लाह ताला की देन है। ये 27 रमज़ानुल मुबारक को वजूद में आया था। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक है। एक क़यादत की ज़रूरत थी जो दयानतदार हो, जो मुल्क के लिए काम करे, जो अपनी ज़ात के लिए न करे, जिसका असासा सिर्फ अवाम की दुआएं हो, जिसका असासा उसकी परफॉर्मेंस हो, उसका असासा पार्क लेन के अपार्टमेंट ना हो, सरे के महल ना हो, दुबई की प्रॉपर्टी ना हो, स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट ना हो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ऐसे नेक नियत लोग जो देखेगा, नेक नियति देखेगा, अल्लाह ताला कामयाबी भी देगा। आखिर में मैं स्पीकर ऑफ ऑपोजिशन से का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कौम के सामने किया वह वादा पूरा किया और जिस खूबसूरती से उन्होंने जरदारी साहब को लड़काना लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद की सड़कों पर घसीटा है, उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। The House is adjourned to meet again on Thursday, the 24th January at 11 a.m.